मैं प्रिया, घर की छोटी बहू। अभी 9 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, एमबीए की हुई हूँ। मेरे पति का अच्छा बिजनेस है। हमारे घर में सास-ससुर, जेठ-जेठानी, उनके 2 बच्चे और हम दोनों पति-पत्नी हैं। घर में सब अच्छे हैं। मेरी जेठानी भी बहुत अच्छी है। अगर सबसे बुरी कोई है तो वह हूँ मैं, क्योंकि मुझे किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ससुराल में आकर मैं ऐसी हो गई हूँ। बचपन से ही मैं सीधे मुंह पर कह देती हूँ, जिससे मुझे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मेरी माँ ने मुझे 100 बार समझाया कि तुम जो बोलती हो वह सही होता है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, इसलिए अपनी बात कहने का ढंग बदलो। मैंने कई बार कोशिश भी की, पर मुझसे नहीं हुआ। कभी कुछ भी गलत देखकर या सुनकर मुझे खरी-खोटी सुनाने की आदत है। इसलिए ससुराल वालों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आई और 9 महीने में ही मैं एक अच्छी बहू बनने की बजाय बहुत बुरी बहू बन गई। वहीं मेरी जेठानी किसी को जल्दी जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती हैं, इसलिए वह सबकी प्यारी बहू हैं। वैसे वह सच में बहुत अच्छी हैं। उनकी जैसी मैं चाहकर भी नहीं हो सकती। एक दिन सबके नाश्ता करने के बाद जब मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी, तब तक पराठा ठंडा हो चुका था। खाने में अच्छा तो नहीं लग रहा था, फिर भी मैं चुपचाप खाने लगी, क्योंकि हमारे ससुराल में यही नियम है। पहले घर के सभी सदस्य खा लें, फिर बहुएं खाएं। ससुराल क्या? मैंने अपने मायके में भी यही देखा है। जब तक दादी थीं, तब तक क्या मजाल कि माँ कभी दादी या पापा से पहले खाना खा लें। वह तो उनसे पहले चाय भी नहीं पीती थीं। मन में यही सोचते हुए मैं पराठा खा रही थी कि तभी सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, अरे, सबने कब का नाश्ता कर लिया और तुम घंटों से लेकर बैठी हो? तुमसे खाते नहीं हो रहा? मुंह में दांत नहीं है क्या? घर के सारे काम पड़े हैं और इनको खाने में फुर्सत नहीं। मुझे यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा, पर मैं सामान्य होते हुए बोली, क्या मम्मी जी, आप खाते समय भी सुना देती हैं? कम से कम खाते समय तो ताना मत मारा करो। सबके खाने के बाद खाना खाने बैठी हूँ। मेरी बात सुनते ही सासू माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हारी जुबान सबसे ज्यादा चलती है, बाकी कुछ नहीं। ये बोलकर जाने लगी, फिर पलटकर बोली, सुनो, विक्रम सोकर उठा या नहीं? मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं उठे। अरे तो उठाओ ना, आज उसके पापा ने कहा था जल्दी दुकान पर आने के लिए। ये लड़का भी ना, जब से ब्याह हुआ है, एक नंबर का आलसी और कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा, तो घर और बिजनेस का भगवान ही मालिक है। सासू माँ ने कहा। मैं एक बार फिर बोलने लगी। तब तक मेरी जेठानी ने इशारे में चुप रहने को कहा, इसलिए मैं चुप रह गई। पर सासू माँ चुप नहीं हुई। जब से इस लड़की का ब्याह हुआ है, घर में यह लड़की आई है, तब से घर की बरकत बंद हो गई। इसके कदम तो बिल्कुल ही अशुभ हैं। धीरे से बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। ये सब सुनकर मैं अवाक रह गई। तब तक जेठानी ने आकर कहा, शांत रहो। ससुराल में इस तरह के ताने तो सुनने ही पड़ते हैं। तुम अभी नई नई हो, इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं। धीरे धीरे पता लग जाएगा। तुम इन सब बातों को ज्यादा दिल पर मत लेना। जितना सोचोगी उतना दुखी होगी। एक दिन मेरी जेठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी? मैंने कहा, राजमा चावल। अरे उसे क्यों पूछ रही हो? पीछे से सासू माँ ने कहा और बोली, राजमा चावल मुझे पसंद नहीं। आलू गोभी की सब्जी और रोटी, यही सब बनाओ, ठीक है? तब मेरी जेठानी ने कहा, मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, तुम बना देना। ठीक है दीदी। मैं खाना बना रही थी, तभी मेरे भाई का फोन आया कि मैं और पापा तुम्हारे घर के पास ही किसी काम से आए हैं, तो हम मिलने आ रहे हैं। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ आ जाओ भैया, और लंच इधर ही करना। बना रही हूँ। भैया ने कहा, हाँ ठीक है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी के बाद पहली बार पापा घर आ रहे थे। मैं बहुत उत्साहित थी। पापा और भैया के आने की बात मैंने सास और जेठानी को भी बताई। जेठानी तो बहुत खुश हुई, पर सास का चेहरा लटक गया। शायद वह नहीं चाहती थीं कि मेरे मायके वाले आए। पर मैंने कुछ नहीं कहा, जाकर चुपचाप रसोई में लग गई। कुछ देर में मैंने और जेठानी ने मिलकर सारा खाना बना लिया। मैंने अपने पापा की पसंद की पनीर मखानी, मिक्स वेज और दही वड़े भी बनाए। तब तक मेरे पति भी उठकर चाय मांगने लगे। मैंने कहा, आप इतनी देर तक सोते हो और मम्मी मुझ पर नाराज होती हैं। जल्दी दुकान चले जाओ, पापा जल्दी आने को बोलकर गए हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने अनमने ढंग से कहा, हाँ हाँ, पता है, चला जाऊंगा।
वह तो रोज ही जल्दी आने को कहते हैं, पर हम लोगों की अपनी लाइफ भी होती है। इधर रसोई में इतनी सारी चीजें देखकर जेठानी आंखें फाड़े बोली, इतना सब कुछ बिना पूछे बना लिया? कहीं मम्मी जी नाराज ना हो जाए। कैसी बातें कर रही हो दीदी? भला वह क्यों नाराज होंगी? मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं, तो उनकी पसंद का खाना बनाना तो बनता है। नहीं तो वह बोलेंगे, बिटिया, तुम ससुराल आकर अपने पापा की पसंद नापसंद भी भूल गई। जेठानी ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मम्मी जी कहीं नाराज ना हो जाएं। वह क्या है ना, इतने सालों में मैंने कभी भी मम्मी से बिना पूछे खाना नहीं बनाया, और मेहमानों के आने पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बोली, अरे ठीक है ना दीदी, नाराज भी होंगी तो थोड़ा सुन लूंगी। वैसे भी मम्मी जी मुझसे तो ज्यादातर नाराज ही रहती हैं। यह बोलकर मैं हंसने लगी, और साथ में जेठानी भी। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सासू माँ रसोई में आईं, ये देखने के लिए कि मैंने क्या बनाया है। उन्होंने नजरें उठाकर और दौड़ा दौड़ा कर सब कुछ देखने लगीं। मैंने जो कुछ बनाया था, सारी चीजों के नाम बता दिए। सुनते ही सासू माँ ने कहा, कभी अपने ससुराल वालों के लिए भी इतना सब कुछ बनाती हो क्या? मम्मी जी, पिछले संडे को ही तो बनाया था इतना सब कुछ। रोज रोज थोड़े ना बनाते हैं। हाँ, बात पापा की तो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। मेरी बातें सुनकर सासू माँ मुंह टेढ़ा करके सियानी सी मुस्कान लेकर चली गईं। ठीक समय पर पापा और भैया दोनों आ गए। तब तक सास ने ससुर जी को भी बता दिया कि समधी जी आ रहे हैं, तो वह भी घर आ गए। एक दूसरे के हालचाल पूछने के बाद सबने एक साथ लंच किया। अब बातों का सिलसिला शुरू हुआ। तब मैं और जेठानी भी उठकर खाना खाने आ गईं। तब मेरे पापा ने पूछा, समधी जी, मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना? उसके व्यवहार से खुश तो है ना आप सब? सबकी सेवा करती है कि नहीं? कोई शिकायत तो नहीं? पापा जी की बात सुनकर मैंने जेठानी से कहा, देखना दीदी, पापा जी तो पता नहीं, लेकिन मम्मी जी जरूर कहेंगी। बाकी सब तो ठीक है, बस आपकी बेटी की जुबान जरा तेज है। लेकिन पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी ने जरा अकड़ कर कहा, वह सब बात बाद में करेंगे, पहले यह बताइए कि कैसे आना हुआ? जी, यहीं पास में कुछ काम था, तो हम दोनों बाप बेटे आए थे। सोचा बिटिया से और आप सबसे भी मिलते चलें। वैसे भी प्रिया की शादी के बाद मैं आया नहीं, तो उसे मुझसे बहुत शिकायत थी कि पापा आप आते क्यों नहीं? ससुर जी बोले, तो हमें खबर नहीं थी कि आप आ रहे हैं। नहीं जी, मैंने दामाद जी को फोन किया था और बिटिया को भी पता था कि हम दोनों आने वाले हैं। क्या उसने आपको बताया नहीं? पापा जी ने कहा। ससुर जी जरा सख्त होते हुए बोले, पहले यह बताइए, ये घर किसका है? मेरा या आपकी बेटी या दामाद का? पापा जी बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी? बेशक घर आपका है। तो फिर मुझे बताकर आना चाहिए था, या बेटी दामाद को। तभी मैं सोचूं कि आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। अरे, जब बाप ही ऐसा हो तो बेटी तो ऐसी होगी ही ना। समधी जी, क्या हो गया? और आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बताकर आऊंगा, पर इस तरह से बात मत करिए। वैसे क्या किया प्रिया ने? क्या बताऊं? कोई एक बात हो तब ना। कोई संस्कार नहीं दिया है आपने इसको। संस्कारहीन है आपकी बेटी। दोनों की बातें सुनकर मैं थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर आने लगी, पर मेरी जेठानी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और ना में सिर हिला दिया और कहा, नहीं, तुम बाहर मत जाओ। बाहर तो नहीं गई, पर खाना बीच में ही छोड़कर कमरे में आ गई, जहां से उन सबकी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। ससुर जी अब भी बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर पापा और भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, क्या हुआ? क्या किया है मेरी बेटी ने? आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? क्या क्या बताऊं? कोई एक बात हो तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी की लाज शर्म नहीं है। सबसे छोटी है, लेकिन घर में बड़ों से इस तरह बात करती है जैसे वह सबसे बड़ी हो। पति को नाम लेकर बुलाती है। समधी जी, आजकल तो सभी अपने पति का नाम लेकर ही बुलाते हैं। भला ये तो कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। पापा जी की बात सुनकर ससुर जी ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपका नाम लेकर बुलाती है? देखिए, ये चलन आपके घर में हो सकता है, मेरे घर में नहीं। आपकी बेटी अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती, हर बात पर सवाल जवाब करती है। भला ये क्या तरीका है बहू का? हर वक्त अपने मन का करना चाहती है।
अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो यह घर कब का टूट गया होता। ससुर जी की शिकायतें सुनकर मुझे तो झटके पर झटके लग रहे थे। आज तक तो मैं यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ मेरी सास खड़ूस और सख्त मिजाज की है, पर यहाँ तो ससुर जी सास से भी 2 कदम आगे हैं। मुझे उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं झटके से घर से बाहर निकली सफाई देने के लिए, पर मेरी जेठानी ने एक बार फिर मेरा हाथ खींचकर कमरे में बैठा दिया। क्या बेवकूफी है, तुम इस तरह बार बार बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? 2 लोगों के बीच में भला तुम क्या बात करने जा रही हो? जेठानी की बात सुनकर मैंने कहा, देखो दीदी, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूं तो थोड़ी और बुरी बनने दो, लेकिन यह सब सहन करना मेरे बस के बाहर है। जानती हूं, पर अभी चुप रहो। दोनों बात कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में मत बोलो। पर मैं फिर भी जाने लगी तो जेठानी बोली, ठीक है, जा, जाकर बोल और खूब इंसल्ट करवा ले अपने भाई और पापा की। गुस्से में मेरा हाथ झटक कर कहा, तो मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई और खूब रोने लगी। मुझे रोते देखकर मेरी जेठानी भी रोने लगी। बस इतना समझ ले कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता। उधर पापा और ससुर जी की बातें अभी भी जारी थीं। अब की बार मेरी सास बोल रही थी, अरे मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है, बताओ, क्या वह पढ़ी लिखी नहीं है? वह तो बड़े खानदान की है और कंपनी के मालिक की बेटी है। जितनी उसके बाप की कमाई है, उतनी आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी है। अरे जिस दिन से मेरे बेटे का ब्याह हुआ है, आपकी बेटी मेरे घर में आई है, तब से मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। बड़े अशुभ कदम हैं आपकी बेटी के। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता था, लेकिन ब्याह के बाद तो काम करना बंद कर दिया। मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों से काम करवाती है, और क्या बताऊं आपको, आपने तो हमें ठग लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन देख लिया पिछले 9 महीने में उसका असली रंग। वह कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सास ससुर के मुंह से सारी बातें सुनकर मेरे पापा ने सिर झुका लिया। ठीक है, हमें जो कहना था वह कह दिया। अब आपको जो बात करनी है कर लीजिए, ससुर जी ने कहा। तो पापा ने मुझे आवाज लगाई, प्रिया बेटा, बाहर आना जरा। मैं तुरंत निकलकर पापा के पास आ गई। गुस्से में होने के कारण आंखें लाल हो चुकी थीं, जिन्हें देखकर मैं सहम गई। बेटा, मैं क्या सुन रहा हूं? तुम्हारे सास ससुर क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती हो बेटा? मैंने और तुम्हारी माँ ने कितना सिखाया समझाया, क्या तुम नहीं समझी? बेटा, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ हर एक बात और हर एक कदम सोच समझ कर उठाओ और बोलो। इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी इतनी समझ नहीं है। तुम अपनी माँ के दिए सारे संस्कार भूल गई। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बिटिया अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेगी, मुझे गौरवान्वित कर देगी, लेकिन आज यह सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है। बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। पापा की बातें सुनकर मेरी नजरें झुक गईं और सिसकियां निकल पड़ीं। ठीक है बेटा, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। चलो, अब तक जो गलतियां हुई हैं उसके लिए माफी मांग लो। आगे से कोशिश करना दोबारा ऐसी गलती ना हो। समधी जी, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, कृपया मेरी बच्ची का बचपना समझकर उसे माफ कर दीजिए। आगे से फिर ऐसी गलती नहीं करेगी। मैं जानता हूँ, जरा तुनक मिजाजी है, पर दिल की साफ है। पापा की बातें सुनकर मेरे सास ससुर ने एक शब्द नहीं कहा, बस मुंह बिचकाए गुस्से में मेरी ओर देखने लगे। पापा जी बोले, चलो बेटा, मेरे सामने ही माफी मांग लो। मैंने कहा, पापा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अब की बार पापा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बातें क्या सुनूं बेटा? पहले मैंने जो कहा वह करो। चलो, माफी मांगो अपने सास ससुर से। मैंने कहा, सॉरी पापा, मैं माफी नहीं मांगूंगी। देखा, क्या बदतमीज लड़की है, अपने ससुराल में मेरी नाक कटा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं है। पापा ने अब की बार गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। यह सुनकर मैंने कहा, पापा, भला आपने एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला सुना दिया? माफी मांगने के लिए आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी आपने क्यों नहीं सोचा कि बेटा, तुम्हें भी कुछ कहना है? अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपका जो फैसला होगा वह पूरी तरह से मानने को तैयार हूं। पापा जी गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। तभी भैया बोले, हाँ पापा,
दीदी सही कह रही हैं। एक बार आप उसकी बातें भी सुन लीजिए, तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या बात है। मेरे भाई ने कहा तो पापा बोले, अच्छा, चलो ठीक है, बोलो। मैं बोलना शुरू करती उससे पहले ही मेरे सास ससुर उठकर जाने लगे तो मैंने कहा, मम्मी पापा, आप दोनों भी यहीं बैठे रहो, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ, वह आप दोनों के सामने ही कहूंगी। ठीक है, बोलो। मेरे सास ससुर ने वापस बैठते हुए कहा। सास ससुर दोनों ने मुझे एक बार घूर कर देखा और वापस बैठ गए। बोलो, जो बोलना है। मैं वहीं नीचे जमीन पर बैठ गई। ये देखकर मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और अपनी कुर्सी मुझे देकर बैठने को कहा। नहीं भाई, मैं नीचे ही ठीक हूँ। मेरे ससुराल में यह नियम है कि जब घर के बड़े सोफे और कुर्सी पर बैठे हों, तब हमें उनकी बराबरी में नहीं, बल्कि नीचे जमीन पर बैठना होता है। यह सुनकर सास ससुर मुझे घूर कर देखने लगे और पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि जब इन्होंने इतना सब कुछ कहा मेरे बारे में, तब आपने एक बार ये क्यों नहीं पूछा कि आखिर मैंने क्या गलती की है? पापा और भाई के साथ मेरे सास ससुर भी मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है, इन्होंने नहीं बताया ना? सही, आपने मुझसे पूछा। चलो, मैं बताती हूँ। सारी बातें इन्होंने लिहाज वाली बात क्यों की? आप जानते हैं क्यों? पापा, फेरे के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि काफी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो ये सब जरा खुले विचारों के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे। इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे बहुत सामान्य होकर बात करने लगी, जो इन्हें नहीं भाया। पर यह बात इन्होंने मुझे प्यार से नहीं कही, तभी बहुत बुरा भला कहा। तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ से घूंघट किया जाता है? और हाँ, घर में तुम सबसे छोटी हो, इसलिए हमेशा सिर पर पल्लू लेकर रहोगी। तब मैंने कहा कि जब जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ, तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या जरूरत है? यह सुनकर इन्होंने तभी भी मुझे बहुत सुनाया, आपके संस्कार और परवरिश के बारे में, और न जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सुनकर भी एक बार भी जवाब नहीं दिया और न ही कभी सिर से पल्लू हटने दिया। रही बात उनके बेटे के नाम लेने की, तो मैं शुरुआती दिनों से ही उनका नाम लेकर बुलाती हूँ, पर इसके लिए इन्होंने मुझे बहुत डांटा। जैसा आज इन्होंने आपसे कहा, क्या आपकी बीवी आपको नाम लेकर बुलाती है? ठीक वैसे ही उस दिन कहा, क्या तेरी मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती है? मैंने उसी दिन से उन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। पर आप सबको एक बात बता दूं, इनकी बेटी, यानी मेरी ननद, इन दोनों के सामने अपने पति को नाम से बुलाती है और तुम कहकर बुलाती है। तब ये दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो फिर क्या संस्कार और नियम कायदे सिर्फ बहू के लिए होते हैं? तुम क्या बोल रही हो बहू? मम्मी जी, मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रही थीं, तब मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा, डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्लीज मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए, मुझे मत रोकिए। मेरी बात सुनकर सास मुंह बनाकर चुप हो गईं। अब रही बात इनके बेटे के काम करने की, तो इनका यह कहना है कि शादी के बाद इनका बेटा कामचोर हो गया। यह सरासर गलत है। बात यह है कि वह पहले से ही कामचोर है। सिर्फ कुछ घंटों के लिए दुकान पर जाते हैं, बाकी पूरा समय बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात घर लौटना और सुबह 11-12 बजे तक सोना उनकी आदतों में पहले से ही है। जबरदस्ती उसका दोष मेरे ऊपर मढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन न हो रहा हो तो उनका बेटा यहीं बैठा है, पूछ लीजिए। रही बात बरकत की, तो हो सकता है दुकान न चलने की वजह इनके बेटे का दुकान में ध्यान न देना, मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों का ऑनलाइन और मॉल से शॉपिंग करना, इन सब का भी असर होता है। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गई? मेरे कदम कैसे अशुभ हो गए? ये कहते हैं कि आपने ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। शादी से पहले हमें कहा गया था कि बिजनेस मेरे बेटे का है, बस सब वही देखते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर का आलसी, लापरवाह, काम से जी चुराने वाला इंसान है इनका बेटा। अच्छा, ठीक है, अब बस कर, चुप हो जाओ। समझ गया, मैं तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी, नहीं तो मैं ससुराल और मायके वालों दोनों की ही नजरों में बुरी बन जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाऊंगी। भाई ने कहा, हाँ पापा, दीदी को अपनी बातें कहने दीजिए। पापा, मैं आपसे इतना लड़ झगड़ कर बाहर पढ़ने गई, कितनी मुश्किलों से मैंने एमबीए किया, पर यहाँ नौकरी नहीं करने के लिए मुझे कहा गया।
मैंने तब भी एक बार भी जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा था कि जीवन भर तो नौकरी करनी ही नहीं, कुछ वक्त सबके साथ बिताना भी ज़रूरी है। तो फिर मैं कैसे घमंडी हूँ? ये अक्सर मुझे कहते हैं, तुझे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड है। रही बात बच्चों से काम कराने की, तो बस एक दिन मैंने खाना खाते समय टोली से पानी माँग लिया। इसके लिए भी इन्होंने बहुत सुनाया कि मैं कामचोर हूँ। फिर बच्चों को सिखा दिया कि आगे से मेरा काम न करें। उसके बाद मैंने बच्चों से कोई काम नहीं करवाया। पहली बार जब मैंने देखा कि मेरी जेठानी सबसे पीछे खाती है, मैंने जानबूझकर इन सब के साथ अपनी भी खाने की थाली लगा ली। जानते हैं, मेरे सास-ससुर ने परोसी हुई थाली हटवा दी और कहने लगे, हमारे घर में यह नियम नहीं है। तुम दोनों जेठानी-देवरानी पीछे खाना खाना। भला कोई ऐसा करता है क्या? पापा, आप तो मुझे जानते हैं। मैं दादी के पुराने ख़यालात और दकियानूसी सोच को देखकर कितनी बार उलझ जाती थी। पर यहाँ मैं किसी से उलझी नहीं। पर हाँ, मैंने अपनी बातें ज़रूर रखीं। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम-कायदे मैंने अपनाए या नहीं। जिस चीज़ के लिए मना कर दिया, क्या मैंने उसे दोहराया? इनकी नज़र में जहाँ-जहाँ गलती हुई, हर बार माफ़ी माँगी। फिर कैसे मैं घमंडी और संस्कारहीन हूँ, कैसे मुझे किसी का लिहाज़ नहीं। फिर वही बातें दोहराना मतलब, उनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, वह आपकी बेइज़्ज़ती करके निकालना था। अब पापा की नाराज़गी कम हो रही थी। वह मेरे साथ ससुर से कुछ पूछने लगे। तब तक मैंने कहा, नहीं पापा, अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। इधर दरवाजे के कोने पर खड़ी मेरी जेठानी का रो-रो कर बुरा हाल था। पता नहीं, शायद उन्हें पिछली बातें याद आ रही थीं या कुछ और। जेठानी का रोना देखकर मुझे इतना समझ आ गया था कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, या मुझसे भी कहीं ज्यादा। क्योंकि अक्सर बड़ी बहू से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा होती है ससुराल वालों को। हाँ पापा, इन्होंने कहा मेरी जेठानी बहुत संस्कारी है। तो हाँ, वह सच में संस्कारी हैं। पर यह संस्कार उनके माँ बाप ने दिए हैं। इन्होंने तो सिर्फ सताया है। मैंने क्या सताया है बड़ी बहू को? जरा बाहर निकलो, तुम ही बताओ इन्हें। कब क्या कहा? क्या सताया? जबरदस्ती की ये हम लोगों पर झूठ-मूठ का इल्जाम लगा रही है। वह क्या बोलेंगी? देखकर तो लगता नहीं कि वह कभी मुंह भी खोलती होंगी। सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी होता है, जो आप सबने बहुत किया है। मेरी बात सुनकर सासू माँ बौखला गईं। अरे तुझे तो 9 महीने भी नहीं हुए और तू सब जान गई? किसे हमने सताया? अब तू ज्यादा और गलत इल्जाम लगा रही है। मैं गलत इल्जाम लगा रही हूँ? तो आप ही बताइए, क्या कभी उन्हें खुलकर जीने दिया, बोलने दिया, एहसास होने दिया कि तुम भी इसी घर की सदस्य हो? ये घर तुम्हारा भी है। तुम अपने हिसाब से रह सकती हो। आपको पता है पापा, किसी काम में देरी हो जाए या गलती हो जाए तो तुरंत कहती हैं, तुम्हारा घर है, जो अच्छे से काम करो, अच्छे से संभालो। बाकी किसी अच्छे काम के लिए, कुछ कराने के लिए अपनी बेटी दामाद से राय लेते हैं। घर के किसी भी फैसले में हम दोनों को नहीं, लेकिन अपनी बेटी दामाद को जरूर शामिल करते हैं। और अंत में होता भी वही है जो उनकी बेटी और दामाद चाहते हैं। ये तो अपने दोनों बेटों से भी बस नाम के लिए पूछती हैं। उनकी कभी कोई मायने नहीं रखती। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर लें, एक बार तारीफ के बोल नहीं निकलेंगे। लेकिन जब भी खाना खाने बैठें, किसी न किसी बहाने थाली देखने जरूर आ जाती है। कहीं हमने अपने लिए ज्यादा दाल सब्जी तो नहीं रख ली, या कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना लिया। हम बहुएं घर में कब सोएंगी, कब उठेंगी, कब खाएंगी, कब बाहर जाएंगी, कितनी देर के लिए जाएंगी, कितने दिन के लिए मायके जाएंगी, कब वापस आएंगी, ये सब कुछ यही तय करेंगी। यहाँ तक कि हम इस रंग के कपड़े पहनेंगे, यही तय करती हैं। और हम मान भी जाते हैं। और तब ये कहती हैं कि मैं उनकी बात नहीं सुनती और सिर्फ इनकी वजह से घर टिका हुआ है। कैसे पापा? कैसे सिर्फ इनकी वजह से यह घर चल रहा है? बहू, तुम अब बहुत ज्यादा बोल रही हो। बस। समधी जी, बोलने दीजिए। बस यही तो मेरी बेटी की खासियत है कि गलती रही तो स्वीकार करती है। अगर गलती न रहे तो फिर डरती, तो वह अपने माँ बाप से भी नहीं है। यानी मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा ने कहा, पापा, ये सब बात तो बस मैंने इनके इल्जाम का जवाब दिया है। इसके अलावा इन्होंने मेरे साथ क्या-क्या किया है, ये बताती हूँ। बस कर बेटा, चुप हो जा। अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। ये सुनकर शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। ठीक है, बाकी सब नहीं, बस एक बात बता देती हूँ। जब से मेरी सास को पता चला कि मैं बाहर अकेली रहकर पढ़ाई पूरी की है, तब से हर वक्त बात को ऐसे घुमाकर मुझसे पूछती हैं, ताकि मैं डरकर कबूल कर लूँ
कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था, ताकि ये मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा सकें। सुनते ही मेरे पापा की आंखों में खून उतर आया। मेरी सास भी काफी सकपका गईं। ऐसे लोग हैं ये? आपकी कैसी सोच है? मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है तो सोच भी अच्छी होगी। मेरी बेटी सुखी रहेगी। लेकिन इतनी घटिया सोच है आपकी। पता तो होता तो अपनी बेटी को आपके घर में कभी नहीं ब्याहता। अभी के अभी चल बेटा, यहाँ से। तुमने इतना कुछ सह लिया है। अब अगर इस घर में रही तो तेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि इन्हें बहू नहीं, कठपुतली चाहिए जो इनके इशारे पर नाचे। हाँ पापा, आपने सही कहा, और मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगी। तभी मुझे अचानक खांसी शुरू हुई और उल्टियां होने लगीं, शायद लगातार बात करने और रोने की वजह से। पर जब मेरी उल्टी बंद नहीं हुई और मैं चक्कर खाकर गिर गई, तब मुझे डॉक्टर के पास ले गए। सास ने उसे नौटंकी मात्र समझा। मुझे पता चला कि मैं 2.5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। सच कहती हूँ, सिर्फ जेठानी ने ही मुझे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे पति का भी व्यवहार सामान्य रहा। मैं वहीं से मायके चली गई। इस बीच में सास या ससुर, दोनों में से किसी ने एक फोन तक नहीं किया। बस जेठानी ने छुपकर 1-2 बार बात की। हाँ, उस समय मेरे पति ने मेरा साथ दिया। जैसे तैसे समय पर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पापा ने खुशी से मेरे सास ससुर को कहा कि पोता हुआ है। फिर भी कोई नहीं आया। पर हाँ, मेरे जेठ जी ने कुछ पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए और कहा कि बच्चे के लिए जरूरत की चीजें ले लेना। अब तक तो मायके में भी लगभग पता चल गया था। तो जो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, वह सब ताने देने लगे। सारी जिंदगी घर बैठी रहेगी। इतनी जुबान चलती है कि भला ससुराल में कैसे रह पाएगी। कितनी छूट दे रखी है। भरी बेटियां इतनी जुबान चलाती हैं, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर माँ के काफी समझाने के बाद मैं शांत हुई। बच्चा अब 7 महीने का हो गया तो मेरे पति ने कहा, चलो अब अपने घर चलते हैं। बच्चे को देखकर मम्मी पापा की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मुझे भी लगा कि हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर दादा दादी बहू को भले ही पसंद न करें, लेकिन पोते पोती को बहुत प्यार करते हैं। ये सोचकर मैं वापस ससुराल आ गई। पर यहाँ मेरे सास ससुर मुझसे बात करना तो दूर, बच्चे को भी गोद में नहीं लिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई, रोना आया। हाँ, एक बात बता दूं, अब तक मेरे हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ आई थी। अच्छे से काम नहीं करते थे। बस इसी बात को लेकर अब मेरे सास ससुर उसे बहुत डांटते और एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को कह दिया। मेरे पति को लगा पापा बस यूं ही गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सच में हमें निकल जाने को कह दिया। वह रोने लगे कि छोटी बच्ची के साथ कहाँ जाऊंगा। मेरे ससुर जी ने कहा, ये तुम जानो, जहां तुम्हारी पत्नी कहे वहां जाओ। 7 महीने के बच्चे के साथ मैं घर से निकल गई और एक बार फिर मायके आ गई। अब मेरे हस्बैंड नौकरी ढूंढने लगे और उन्हें नौकरी का अनुभव ही नहीं था, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिली। मैं भी करीब 1.5 साल तक मायके में रह गई। अब तक मेरे मम्मी पापा भी परेशान होने लगे थे। बीच में उन्होंने कई नौकरियां पकड़ी और छोड़ी, पर कहीं मन नहीं लगा। अंत में जेठ जी को फोन किया, उनसे पैसे मांगे और एक छोटी सी दुकान डाली। मैंने भी अब जॉब करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दुकान में भी बरकत होने लगी। बस इसी बीच मैं दूसरे बच्चे की मां बन गई। इस बार मैंने सास ससुर को बताया, लेकिन न तो वह आए और न ही मुझे बुलाया। इस बार भी सब कुछ मेरी माँ ने संभाला। करीब 12 साल बाद अब मैं ठीक ठाक जीवन बिता रही हूँ और सब ठीक है। पर सास ससुर की नजर में मैं बहुत बुरी हूँ और संस्कारी बहू नहीं हूँ। मेरा ससुराल जाना बहुत कम होता है। सास ससुर को बुलवाने के बाद भी जब दोनों मेरे पास नहीं आए, तब मैंने भी जाना बंद कर दिया। हाँ, जेठानी से कभी कभी मिलने जाती हूँ। वह कभी कभी मेरे घर आ जाती हैं। वह मुझे देखते ही कहती हैं, बड़ी हिम्मत वाली है रे तू, धन्य है। तूने कम से कम अपना मुंह तो खोला, विरोध तो किया। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। एक दिन मैंने भी उनसे पूछ लिया, दीदी, आप उस दिन इतना क्यों रो रही थीं? उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बताया कि जितना तुम्हारे साथ हुआ है उससे कई गुना मेरे साथ हो चुका है। और तुम्हारे पापा को तो तुमने खाना भी खिलाया, मेरे पापा को तो खाना भी नहीं खाने दिया इन सब ने। बस इस बात को याद करके रो रही थी। तो फिर तुम क्यों इतनी असंस्कारी बनी? फिर भी क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों सबकी इतनी सेवा कर रही हो? तब जेठानी ने कहा, देखो, तुम्हारा कहना सही है,
पर अब मैं सोचती हूँ कि जब शुरू से कुछ नहीं कहा, मुंह नहीं खोला, तो अब बोलकर क्या मतलब? वैसे भी जब तुमने जवाब दिया, तो उसके बाद से दोनों काफी शांत हो गए हैं। अब मुझे अपने मन की करने की आजादी मिल चुकी है। बहुत धन्य हो तुम। ये सुनकर वह हंसने लगी। अब मैं अपने परिवार में रमी हूँ, पर कभी पिछली बातें याद आती हैं तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट थी, अपना स्टैंड लेती थी। फिर भी मेरे साथ इतना सब हुआ। उन बहुओं के साथ क्या होता होगा जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, जो अपने लिए नहीं बोल पाती, विरोध नहीं कर पाती, और हाँ, जिनके माँ बाप भी साथ नहीं खड़े होते। वह कितना बर्दाश्त करती होंगी, कितना एडजस्ट करती होंगी, सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ। दोस्तों, प्रिया ने जो कदम उठाया, क्या वह सही था या गलत? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन एल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।